हाय गाइस, हेलो बच्चे पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का हमारे इस क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वेलकम और वेलकम बैक टू दिस क्लास बच्चों। तो यार ऐसा है कि लास्ट क्लास में जब मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चंस करा रहा था एडवांस सीरीज में, उधर हमारा मैकबुक बहुत ज्यादा हैंग हो रहा था, जिसकी वजह से वो क्लास हमारी बीच में ही बंद करनी पड़ी हमें। और हमारा ये जो चैप्टर है ना, ये बीच में ही रह गया। बट क्या है ना, अब उसके बाद नेक्स्ट क्लास ऑलरेडी शेड्यूल्ड है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब उसको तो हम बिल्कुल भी कुछ भी कर नहीं सकते हैं। तो इसीलिए हमने सोचा कि चलो ठीक है यार, क्योंकि वो क्लास ऑलरेडी शेड्यूल्ड है बेटे, तो हमें जो है ना इसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको खत्म कराना चाहिए। तो मैं आपका इसके रिकॉर्डिंग लेकर आ गया हूं आपके सामने, और जितने भी क्वेश्चंस हमारे पेंडिंग है वो सब अब हम रिकॉर्डेड फॉर्मेट में कर रहे होंगे। गौर से देखना बच्चा, यहाँ पर बहुत क्लियर है। क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं और ज्यादा बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि देखो यार आप लोगों को पता है सीयूईटी 2025 में समय जो है ना धीरे धीरे बीत रहा है। मैं आप लोगों को फिजिक्स का सारा सिलेबस करा चुका हूं, बेसिक क्वेश्चन सारे मैं पिछले सीरीज में ऑलरेडी करा चुका हूं। अब एडवांस सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जिसके अंदर हम लोग पहले नीट की पीवाईक्यूज खत्म कर रहे होंगे और फिर हम जेई की पीवाईक्यूज लेंगे, है ना। पहले नीट की पीवाईक्यूज करेंगे और फिर हम लोग जेई की पीवाईक्यूज करेंगे, और दिन में 2 क्लासेस करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट बच्चा पार्टी। बट ठीक है, अब अगर वो लैग हो गया तो उसमें कुछ कर नहीं सकते, पर क्वेश्चंस तो करने हैं, चाहे लाइव चाहे रिकॉर्डेड, बस आपको देखना है और सारे सवाल लगाने हैं। पहले आपका क्या करना है, जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं पहले आपको वीडियो पॉज करनी है, पहले आपको वो क्वेश्चन खुद से लगाना है, लग जाए तो आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है, फिर उसके बाद चेक करना है कि मेरा आंसर सही है कि गलत है। ध्यान से देखिएगा। कह रहा है सर 2 पॉजिटिव आयंस है और क्यू चार्ज है दोनों के पर, और ये कुछ डी डिस्टेंस से सेपरेटेड है। अगर जो है ना फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन आयंस जो है होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन विल बी, तो दोनों में से किसी भी आयन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने मिस होंगे। अब ऐसे के लिए ना हमें ध्यान से देखना पड़ता है कि फॉर्मूला होता है Q बराबर एन ई, तो पहले Q निकालना पड़ेगा। N तो क्या होता है, Q बाई ई होता है, तो Q अगर निकल जाएगा तो आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने कहा चलो भाई सॉल्व करते। भाई देखो, F इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर होगा। अब K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जब लगाना पड़ेगा, सो दिस इज लाइक दिस, और ये क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर है बेटे। तो F इज गोइंग टू बी के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। ध्यान से देखते हैं आगे, ध्यान से चलते हैं बच्चा, आप गौर से देखना। मैं इसको आगे क्या कर रहा हूं, क्यू स्क्वायर बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर, और एन स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर पाई, ये तो ऐसा हो गया। हमें तो एन चाहिए ना, तो एन स्क्वायर बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर बाई ई स्क्वायर, और एन हो गया इसी का रूट, यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर। तो यस आई कैन से दैट सी इज द करेक्ट आंसर। यस आई कैन से दैट सी इज द करेक्ट आंसर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो सी क्या है बच्चा, सी हमारा करेक्ट आंसर है। क्या बच्चा समझ में आ रही है बात? तो सी क्या है बेटे, करेक्ट आंसर है। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल बच्चा। सी क्या है बेटे, करेक्ट आंसर है। क्या यहां तक की कहानी क्लियर है? यस सर बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए बच्चों, यहां तक जब क्लियर हो गया तो अब हम लोग अगले सवाल पे चलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है ना, देखो आपको खुद पता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीट 2021 में आ रखा है, उसके बाद भी आ रखा होगा, सीबीएसई में भी आ रखा है ये क्वेश्चन, आपका सीयूईटी का 2024 में भी आ रखा है ये क्वेश्चन, सीयूईटी 2023 में भी आ रखा है ये क्वेश्चन, और मैंने आपको 3-4 बार ही करा रखा है। बट इस क्वेश्चन में कुछ बदला गया है। अभी तक तो ये था कि डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स कितना लगता है, यहां पर ये पूछ रहा है कि डाइपोल किस तरफ जाएगा, और दूसरा दूसरा ये अगर जा रहा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है कि घट रही है कि क्या हो रहा है। तो मतलब ये थोड़ा सा इसने क्वेश्चन बदल दिया, थोड़ा सा अलग तरीके से चीजों को लेकर चल रहा है। पहली बात तो आप ध्यान से देखो कि कोई भी सिस्टम जो जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा उस तरफ जाएगा। तो अगर आप गौर से देखोगे तो मैं ये कह रहा हूं कि इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लेते हैं E1 है, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। बट ऑब्वियसली बात है, E1 का जो मैग्नीट्यूड है वो E2 के मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा। अब देखिए बच्चा कंफ्यूज इसलिए होता है कि अब तक उसने जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं उसमें हमेशा लेफ्ट साइड को माइनस रखता है और राइट साइड को प्लस रखता है वो, बट इसने उल्टा कर दिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना बेटे, वो प्लस चार्ज की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ठीक है ना। तो ये वाली डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा लगेगा, तो इसका मतलब ये लेफ्ट की तरफ तो जा ही नहीं सकता है, तो लेफ्ट वाले जितने भी केसेस है वो खत्म कर दो। अब ध्यान से देखो, ये तो कंफर्म हो गया कि भाई ये राइट की तरफ जाएगा, चाहे ये बी ऑप्शन चाहे ये डी ऑप्शन।
और अब इसके बाद ये है कि डी ऑप्शन की तरफ जाएगा, उसके बाद इसकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी या बढ़ेगी उस तरफ। ध्यान से देखो बच्चा, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव है, राइट। बट वो पूरा सिस्टम आपका राइट की तरफ जा रहा है, और डाइपोल हमेशा खुद को अलाइन करता है, डाइपोल हमेशा खुद को अलाइन करता है, ठीक है ना। तो डाइपोल हमेशा खुद को अलाइन करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, या यूं कह दीजिए इक्विलिब्रियम कब होता है, जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज मूविंग टुवर्ड्स द राइट एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज, क्योंकि सिस्टम खुद को उस डायरेक्शन में लेकर जाता है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होती है। तो वी कैन से दैट इट विल मूव टुवर्ड्स द राइट एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज, एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज बेटे। तो कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अब आप मेरी क्लास में ये क्वेश्चन कर चुके हो और बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको टिक करके आगे बढ़ जाना है। बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है और बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने इसको टिक करके आगे बढ़ जाना है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर होगी बेटे? क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर होगी बच्चे आपको? आई होप सो, दिस इज वेरी वेरी क्लियर बच्चा। तो वी विल मूव अहेड बच्चों, वी विल मूव अहेड, आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल की तरफ चलेंगे। तो अगला सवाल हमसे क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना बेटे। अगला सवाल हमसे क्या बोल रहा है, अच्छा ये इसका एक्सप्लेनेशन है, तो अगर आप पीडीएफ देखोगे तो आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि यार एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है और जिसके पास कुछ चार्ज भी है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दे रखा है। अब जो है ना, कह रहा है सर व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेयर। बहुत सिंपल सी बात है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है, क्योंकि 2020 में आया तो इसलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रखा है। ये अगर मेरे पास एक कंडक्टर है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो इससे वो करीब, सेंटर से वो करीब 15 सेंटीमीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड मांग रहा है। और नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला KQ/R² लग जाएगा यहाँ पर K की वैल्यू इज 9 × 10 की पावर 9, चार्ज की वैल्यू इट इज 3.2 10 की पावर -7, और नीचे में R² लगेगा, जहां पर R की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पर R इज 15 सेंटीमीटर, तो 15 × 15 × 10 की पावर -2, राइट बच्चे। सो 15 × 15 × 10 की पावर -2। तो ध्यान से देखो, 3 3 9, 3 से गया 5, ठीक है ना। और अब ये हो गया 9.6 डिवाइडेड बाय 75 × 10 की पावर 9 - 7 इज 2, 2 + 2 इज 4, 2 + 2 इज 4 बेटे, सॉरी ये -4 होगा यहाँ पर, तो 2 + 4 इज 6, ठीक है ना, 2 + 4 इज 6 बेटे। और ये पॉइंट अगर हट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 5 बेटे। तो आंसर आने वाला है 96/75 × 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम, राइट। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, और भाई 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और 1 पॉइंट समथिंग × 10 की पावर 5, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है बेटे। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए भी तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा आपका करेक्ट आंसर, एंड हियर वी गो। मेरे हिसाब से अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ये आपके सामने है, ठीक है ना बेटे। तो एक बार इसको चेक कर लो, देख लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। एक बार इसको देख लो बेटे, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, देन आई विल मूव ऑन, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चले आगे बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले बच्चों। तो वी आर मूविंग अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। हमारा जो अगला सवाल है वो क्या बोलता है हमसे, ध्यान से देखना। वो कह रहा है कि सर नीट 2018 का सवाल है, और ये क्वेश्चन देखो, लकीली ये क्वेश्चन जब मैं आप लोगों को अभी पेड बैच में पढ़ा रहा था तो मैंने वहां पर भी आपको सेम क्वेश्चन कराया, और इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको देखो एक चीज बता देता हूं बेटे, अभी तक हम लोग क्या है ना, यूट्यूब पे तो पढ़ ही रहे हैं। मेरे पास कुछ बच्चों के मैसेजेस थे कि सर पेड बैच थोड़ा सा महंगा है, थोड़ा सा उसको डिस्काउंट हो जाए, थोड़ा सा कंसिडरेशन किया जाए। तो मैंने कहा यार बिल्कुल इसके ऊपर काम करना चाहिए आपने, और मैंने अपनी टीम से कनेक्ट किया, और टीम मेरी देखो इतनी कोऑपरेटिव है, इतनी आप लोगों के बारे में सोचती है, दे बी लाइक सर आप बताइए, तो हम देखते हैं जो बेस्ट हो पाएगा
कॉस्ट वॉस्ट को निकाल के 40 to 50% में जितना बेस्ट हो पाएगा उतना हो जाएगा अगले 2-3 दिनों के लिए। तो इसका मतलब कैसे ही हो जाएगा, मैं आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन ले आऊंगा, तो आप मेरे साथ पेड बैच पे पढ़ सकते हैं। यानी अभी तक वो जो कंटेंट 7-7,500 रुपए का है, उस पर अगर आपको 50% मिल जाएगा तो वो आपका 3-3,500 का हो जाएगा। बस सिर्फ 3-3,500 का हो जाएगा, और आपको क्या चाहिए फिर। सही है बेटे। तो अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस h इन अ यूनिफॉर्म एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी अपवर्ड डायरेक्शन में है बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी अपवर्ड डायरेक्शन में है, और इस अपवर्ड डायरेक्शन में मेरा जो इलेक्ट्रॉन है बेटे वो नीचे की तरफ को गिर रहा है। इस अपवर्ड डायरेक्शन में मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो नीचे की तरफ को गिर रहा है बेटे। और अब वो क्या कह रहा है कि सर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ रिवर्स्ड। अब वो कह रहा है सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो हमारी रिवर्स हो गई। सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो रिवर्स हो गई, और अब इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन नीचे आ रहा है बेटे। और अब जो है इलेक्ट्रॉन की जगह बेटे अब प्रोटॉन नीचे आ रहा है, ठीक है ना। और अब ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कंपैरिजन में किसको कम टाइम लगेगा, कौन पहले गिरे। मैं आपको हमेशा के लिए बता दूं बेटा, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत लंबा जाता है। हमेशा याद रखना ये फ्री फॉल नहीं है, ग्रेविटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि बच्चा बोलते कि सर दोनों को गिरने में सेम समय लगेगा। नहीं, सेम बिल्कुल नहीं लगेगा। मैं आपको बता दूं यहां पर कि टाइम ऑफ फॉल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रूट एम के बेटे, रूट एम के। और ये आप सभी को पता है कि जो मेरा प्रोटॉन का मास है, जो मेरा प्रोटॉन का मास है, इट इज एक्चुअली ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन। जो मेरा प्रोटॉन का मास है इट इज एक्चुअली ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन बेटे। जो मेरा प्रोटॉन का मास है इट इज एक्चुअली ग्रेटर देन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब टाइम टेकन बाय प्रोटॉन इज ग्रेटर देन टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन। तो आई विल से दैट द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्मॉलर। अच्छा, मैं टाइम नहीं बता सकता कि कितने समय, मतलब कितना टाइम्स वो स्मॉलर होगा, पर हाँ इतना तो कंफर्म हो गया कि वो जो टाइम है वो स्मॉलर है बेटे। इतना तो हमें कंफर्म ही हो गया कि जो टाइम है वो स्मॉलर है बेटे। तो मैं बस थोड़ा सा पानी लेके आता हूँ, आप लोग जो है ना करिए यहाँ तक, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चा, ठीक है ना। मुझे बस 2 मिनट का समय दीजिएगा आप लोग, जस्ट गिव मी 2 मिनट बेटा। मतलब 2 मिनट तो नहीं, 1 मिनट का ही समय दीजिए आप, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और एसी वाले भैया को कितनी बार बोल दिया हमने कि आप आ जाओ एसी सर्विस करा दो, बट प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, ऑफिस और क्लासेस, ये वो जेई की क्लासेस, इस चक्कर में ना बिल्कुल ही ना मतलब ऑफिस में रह नहीं पा रहे। बट कल एनी हाउ सबसे पहले एसी को ठीक कराएंगे। चलिए, तो हम लोग चलते हैं बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आप लोगों ने कर लिया होगा बच्चा, ये आप लोगों ने कर लिया होगा। आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा। अच्छा, ये पूरा देखो सोल्यूशन है इसका, बट सोल्यूशन आपको नहीं करना था क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो आज के बाद कभी भी अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में गिरा रहा है तो आप इजीली देख लोगे कि अच्छा ये तो टाइम मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एम है, तो बस उतना ही करना है, उसके बाद आगे आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं बेटे इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरफ। और इलेक्ट्रिक डाइपोल में ये क्या बोल रहा है कि सर पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। अब आगे से अगर कभी भी आपसे पूछे कि सर पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, तो ध्यान से देखना बेटे, पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, वो आपका ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। जैसे वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल। तो अगर आप इसमें आंसर देखते हैं तो आप ये कहते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। पोलर मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। ध्यान से देख ले, तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो सर पोलर मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास कुछ परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, जिनके पास परमानेंट कुछ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है बेटे। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर बच्चा। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है देखो, ये भी नीट 2020 में आया हुआ सवाल है। कह रहा है सर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ डाइपोल हैविंग डाइपोल मोमेंट p इज गिवन। ध्यान से देखना क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट on the equatorial plane at a distance r from the center of a dipole having dipole moment p is given by, ठीक है ना, क्या होगा, the electric field at a point on the equatorial plane,
इक्वेटोरियल प्लेन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बेटे? तो इक्वेटोरियल प्लेन पर मेरे बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो आपका के पी बाय आर क्यूब होता है, वो आपका के पी बाय आर क्यूब होता है। और क्योंकि वेक्टोरियली वेक्टर डायरेक्शन लगा रखा है तो नेगेटिव भी लगता है, तो ये हट जाएगा और ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट है बेटे। तो ये हट जाएगा। ये जब आप पूरी डेरिवेशन, अब देखो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, अगर आपको डेरिवेशन क्लियर नहीं होती तो आपको ये प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता, आप ये प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं लगा सकते थे। राइट बच्चों? ठीक है बेटे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटे। चले आगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। An electric dipole of moment P is placed in an electric field of intensity E. The dipole acquires a position such that the axis of dipole makes an angle theta with the direction of the field. अच्छा, assuming that potential energy of the dipole to be zero when theta is 90 degree, the torque and the potential energy of the dipole will respectively be. डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, एक ऐसी पोजीशन अक्वायर करता है सच दैट एक्सिस ऑफ द डाइपोल थीटा एंगल बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल की जीरो है जब आपका थीटा 90 डिग्री है। ध्यान से देखिएगा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? पीई साइन थीटा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? माइनस पीई कॉस थीटा। तो अब आपसे बोल रहा है कि टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो ये तो मेरे को पता है जिस हिसाब से कि इस तरीके से होता है। ये एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है, ठीक है ना, ये एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है। बट उसने जो क्वेश्चन पूछा है हमसे कि थीटा 90 पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है और डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, वो एक ऐसी पोजीशन एक्वायर करता है कि कुछ एंगल पे चला जाएगा, वो कुछ एंगल पे चला जाएगा वो। जब ऐसा होता है तो किस तरीके से, देखो ऐसे, इस तरीके से, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ उसने कुछ एंगल बना दिया, किसने? डाइपोल मोमेंट ने। कह रहा ना इसका डाइपोल मोमेंट है पी। तो अगर आप गौर से देखते हो तो टॉर्क आपका पीई साइन थीटा हो जाता है और पोटेंशियल एनर्जी आपका माइनस पीई कॉस थीटा होता है। और जब आप इसको करते हैं तो ये आपका ए ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर बेटे, जो हमने यहां पर लिखा है। क्योंकि पूरी डेरिवेशन होती है, आपने पूरी डेरिवेशन कर ही ली है, तो इसमें भी मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ होना चाहिए। आई गेस यू आर डन विद दिस पार्ट एज वेल। ठीक है बेटे, क्या ये वाला पार्ट समझ में आ गया आप लोगों को? क्या इस वाले पार्ट में तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चा? तो वील मूव अहेड, आगे बढ़ेंगे बेटे, वी विल मूव अहेड बच्चा, हम लोग आगे चलेंगे। और आगे चलते चलते हमारे पास जो अब ये आ रहा है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी इतना, टॉर्क दे रखा है, चार्ज ऑन द डाइपोल इफ द डाइपोल लेंथ इज 2 सेंटीमीटर, चार्ज ऑन द डाइपोल इफ द डाइपोल लेंथ इज 2 सेंटीमीटर बेटे। डाइपोल के ऊपर चार्ज कितना होगा अगर डाइपोल लेंथ 2 सेंटीमीटर है बेटे? डाइपोल के ऊपर चार्ज कितना होगा अगर डाइपोल लेंथ 2 सेंटीमीटर है बेटे? कम ऑन गाइस, तो डाइपोल लेंथ के ऊपर चार्ज, मतलब डाइपोल के ऊपर चार्ज कितना होगा अगर डाइपोल लेंथ 2 सेंटीमीटर है? प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन, गिव मी द करेक्ट आंसर बेटे। ये सवाल दीजिएगा, इस सवाल का जवाब दीजिए। हम बताते हैं आपको कैसे होगा। टॉर्क पीई साइन थीटा है। अब ये मैंने लास्ट क्लास में भी कराया था आपको, क्योंकि नीट का पी वाई क्यू तो आ गया इधर। तो टॉर्क इज क्यू इंटू 2L इंटू ई इंटू साइन थीटा। तो चार्ज हेयर इज टॉर्क बाय 2L ई साइन थीटा। अभी प्रॉब्लम क्या है ना, सब चीजें ठीक है, लेकिन यहां पर बच्चा इस 2L वाले में गलती करता है। डाइपोल लेंथ 2 सेंटीमीटर का मतलब है 2L इज 2 सेंटीमीटर, विच इज 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ध्यान से देखना, 2L
इज 2 सेंटीमीटर विच इज 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। तो ये आपको कहानी क्लियर होनी चाहिए बेटे, दिस शुड बी क्लियर टू यू ऑल बेटा, ये कहानी आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। और फिर उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं बेटे। तो ये कहानी आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए बच्चा। राइट बच्चों, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटे, इसमें तो कोई भी इशू नहीं है बच्चा। वी विल मूव अहेड बच्चों, यहां तक तो ये समझ में आ गया आपको, ठीक है ना। बस सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है ना, तो ये समझ में आ गया आपको। गॉट इट गाइस, नाउ वी विल मूव अहेड। अच्छा वैल्यूज पुट करवा दूं क्या, तो कर ही लोगे यार, वैल्यूज तो पुट कर ही दोगे। टॉर्क की वैल्यू क्या है बच्चे, 4। 2L का मतलब 2 इंटू 10 की पावर -2। इलेक्ट्रिक फील्ड 2 इंटू 10 की पावर 5। और sin 30 इज 1/2। 2 से 2 काट दो, 2 से 2 काट दो, आंसर आया 2 इंटू ये -2 और +5 तो 3 -3। 2 इंटू 10 की पावर -3 कूलम विच मीन्स 2 मिली कूलम, विच मीन्स 2 मिली कूलम बेटे। मैं फिर से बोल रहा हूँ बच्चे, सीयूईटी में अगर टॉप करना ना तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सीयूईटी में अगर टॉप करना है ना तो गाइज हमें मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी चीजें हो पाएगी। अदरवाइज चीजों का होना बहुत ज्यादा मुश्किल है बेटे, अदरवाइज चीजों का होना बहुत ज्यादा मुश्किल है बच्चे। चले आगे, चले आगे बेटे, तो वील मूव हेड, आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ के ऊपर कॉन्सेप्ट आता है अभी। अभी क्या आएगा बच्चे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। अब देखिए पेड बैच में अगर आप आ रहे हो तो जो भी हमारी थर्ड क्लास है वहां पर, उधर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम का वन शॉट ले रहा हूँ, थ्योरी एक्स्ट्रा क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन, करीब 1.5 घंटे के आसपास की क्लास है, बहुत मजे आएंगे। अगर आप लोग आ रहे हो तो वहां पर जरूर आना, अच्छा लगेगा आपको, काफी अच्छा लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ बेटे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ बेटे, गौर से देखना बच्चा, गौर से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना। पहला सवाल क्या बोल रहा है, a sphere encloses an electric dipole with charge इतना, what is the total electric flux across the sphere। एक स्फेयर है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है, तो उसके अक्रॉस टोटल टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, उसके अक्रॉस टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा बेटे। एक स्फेयर है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है, उसके अक्रॉस टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा बेटे। वो हमसे पूछ रहा है कि सर उसके अक्रॉस टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा बेटे। तो अब इसका जवाब तो देना है आप लोगों ने, इसका जवाब देना है आप लोगों ने बेटे। लेट अस सी व्हाट इज योर आंसर गाइस, लेट अस सी व्हाट इज योर आंसर गाइस। यार सर अगर आप किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर एक डाइपोल रख रहे हो -q और +q, तो नेट चार्ज 0 हो गया, और अगर नेट चार्ज 0 हो गया तो E डॉट डी एस फॉर एनी क्लोज सरफेस इज q नेट बाई एप्सिलॉन नॉट विच इज 0। इसका मतलब फ्लक्स तो 0 ही हो गया, माने जितना फ्लक्स अंदर जा रहा है, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही है उतना बाहर आ रही, तो इसका मतलब आपका इस कंडीशन में नेट फ्लक्स जो होगा वो आपका 0 हो जाएगा। इसका मतलब इस कंडीशन में बेटे जो नेट फ्लक्स होगा वो आपका 0 हो जाएगा। राइट बच्चों, तो इस कंडीशन में जो नेट फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा बेटे, वो हमारा 0 हो जाएगा बेटे। तो इस कंडीशन में नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चा, 0 हो जाएगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर बेटे। चले हम लोग आगे, बहुत सही यार, वी विल मूव अहेड बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर दो पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस है, लीनियर चार्ज डेंसिटीज प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा, they are placed at distance 2r in free space, what is the electric field midway between the two line charges। इलेक्ट्रिक फील्ड उनके मिडवे कितना होगा, जरा प्लीज आप इसको ट्राई करो बेटे, जरा प्लीज आप इसको ट्राई करो, फिर हम बताएंगे आपको। जरा प्लीज आप इसको ट्राई करें बच्चे, फिर हम आपको बताएंगे। तो अगर ऐसा है ना बेटे, तो मिडवे पूछ रहा है, जो कि आपको मेरे हिसाब से क्लियर होना चाहिए।
दोनों की वजह से जितना भी होगा ऐड हो जाएगा। यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक रॉड की वजह से मतलब लाइन चार्ज डेंसिटी की वजह से लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, सही है ना। तो एक की वजह से अगर इतना है, प्लस वाले की वजह से इधर और माइनस वाले की वजह से भी इधर, तो ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब ई एट मिडवे जो हो जाएगा, ई नेट जो होगा वो E1 प्लस E2 होगा, और आई विल से इट इज गोइंग टू बी लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस बेटे लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यानी कि दिस इज गोइंग टू बी लैम्डा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यानी कि दिस इज गोइंग टू बी लैम्डा बाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यानी कि दिस इज गोइंग टू बी लैम्डा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट आर बेटे, यानी कि दिस इज गोइंग टू बी लैम्डा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो यहां तक समझ में आ गया बेटे? तो क्या आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया बच्चे? आर वी डन टिल हेयर? तो क्या हम लोगों को यहां तक समझ में आ गया बेटे? क्या इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चा? क्या इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को? नाउ वी विल मूव अहेड बच्चों, हम लोग आगे चलेंगे बेटे। तो अगला सवाल हमारे को क्या बोलता है कि सर एज दी होलोस्फेयर इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। अच्छा ये तो हमारा हो गया, क्वेश्चन था क्या? अच्छा ठीक है। अ होलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। एक होलो मेटल स्फीयर है, यानी कि अंदर से खोखला है, एक होलो मेटल स्फीयर है, और वो कह रहा है कि सर दैट इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयर एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर, एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर। तो हम लोग को ये बात पता है कि सर, हम लोग को ये बात पता है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे जीरो होता है, राइट? ठीक है ना। और जब आर लेस देन आर होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो होता है, आर ग्रेटर देन आर होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डिक्रीज हो रहा होता है, राइट? तो कह रहा है सर जीरो एज आर इंक्रीजेस फॉर आर इज लेस देन आर, डिक्रीजेस एज आर इंक्रीजेस फॉर आर इज ग्रेटर देन आर। यस, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से देखो, आप फाइनल आंसर इसमें आपको क्या दे रखा है, ए आंसर दे रखा है, तो यस द करेक्ट आंसर। यस बच्चों, दिस इज दी करेक्ट आंसर बेटे। मेरे हिसाब से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। आई गेस वी आर टोटली डन विद दिस, आई गेस वी आर टोटली फाइन विद दिस। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको फटाफट इसका आंसर लिख लेना है और आगे बढ़ जाना है। एंड वी आर डन विद हेयर विद दिस क्वेश्चन, टोटली फाइन है ना। अगला सवाल क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है ए आर के बराबर, ठीक है ना, और कह रहा है सर चार्ज कंटेन्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस ए सेंटर्ड एट द ओरिजिन ऑफ द फील्ड विल बी। फिर से पढ़ो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी भी रीजन में ए आर के बराबर है, चार्ज कंटेन्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस ए सेंटर्ड एट द ओरिजिन ऑफ द फील्ड विल बी, सेंटर्ड एट द ओरिजिन ऑफ द फील्ड विल बी। तो देखो यार, ट्राई करो, क्या इसका आंसर बन सकता है, फिर बताओ मुझे। देखो बच्चों, ट्राई करो और इसका क्या आंसर बन सकता है, प्लीज टेल मी। ट्राई करो और इसका क्या आंसर बन सकता है, प्लीज टेल मी बच्चा। अगर ऐसा है बेटे तो बहुत सिंपल है यार, आर आपका ए है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, के क्यू बाय आर एस बाय ए स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? तो जो आपका क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए स्क्वायर है वो ए इंटू ए के बराबर है, तो इसका मतलब क्यू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए क्यूब। इसका मतलब क्यू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए क्यूब। तो आपका स्मॉल क्यू इज बेसिकली 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए क्यूब इंटू स्मॉल ए क्यूब। ये है इसका सोल्यूशन बेटे, ये है इसका सोल्यूशन मेरा बच्चा। ये आप आसानी से कर सकते हो बेटे, ये है इसका सोल्यूशन, ये आप आसानी से कर सकते हो बेटे, ये आप आसानी से कर सकते हो बच्चे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है ना बच्चे। तो वील मूव अहेड बच्चे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। What is the flux through a cube of side A if a point charge of Q is at one of its corner? जब वो कॉर्नर की बात करता है बेटे, जब वो कॉर्नर की बात करता है तो टोटल देयर आर 8 कॉर्नर्स,
टोटल देयर आर 8 कॉर्नर्स। तो फ्लक्स अक्रॉस होल क्यूब होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन क्योंकि 8 कॉर्नर्स है तो ये फ्लक्स जो है वो 8 कॉर्नर्स के अक्रॉस है, तो इसका मतलब अगर वो मुझसे फ्लक्स अक्रॉस 1 कॉर्नर मांग ले रहा है तो वो हो जाएगा 1/8 ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और आई कैन से इट इज गोइंग टू बी क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, और आई कैन से इट शुड बी और इट इज गोइंग टू बी क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट बेटे, and I can say that it is going to be q by 8 epsilon naught beta. I can say that it is going to be q by 8 epsilon naught. I hope this is very very clear बच्चों। मेरे हिसाब से यहाँ तक की कहानी क्लियर है आप लोगों को। मेरे हिसाब से इसमें कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। बाकी आप बताइए, क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं बेटे? क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं बच्चे? ठीक है ना, तो वी विल मूव अहेड। अब तक हम लोग देखिए चैप्टर 1 के क्वेश्चंस कर चुके हैं। लगभग 1 घंटे की क्लास पिछली हुई थी और लगभग आधा घंटा ये, तो 1.5 घंटे के आसपास के अंदर हम लोग चैप्टर 1 लगभग लगभग कर चुके हैं। तो मोटा मोटी 1.5 घंटा हमें और लग जाएगा। कि अगर मैं और स्लाइड्स की बात करूं तो कितनी स्लाइड्स हैं उसको हम डिवाइड बाई 2 कर देंगे। अच्छा, इसमें क्वेश्चंस है हमारे पास काफ़ी सारे। इसमें है हमारे पास, अगर 44 से 95 देखेंगे तो मोटा मोटी हमारे पास 25 क्वेश्चंस के आसपास होंगे इसके अंदर। तो अगर एक क्वेश्चन को हम 3 से 4 मिनट भी देते हैं तो मेरे हिसाब से 1.5 घंटे के आसपास का समय और लग जाएगा। 1 घंटे से 1.5 घंटे के बीच का समय आपका और लग जाएगा। तो आधे घंटे का लेक्चर ये हो चुका है। 1 से 1.5 घंटे का समय और लगता है, तो आप अपनी कुर्सी की पेटी बांधे रखिए क्योंकि अब और भी हम कर रहे होंगे। तो मैं चैप्टर 2 की शुरुआत कर रहा हूँ। अगर आपको 1-2 मिनट का ब्रेक लेना है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस वीडियो को पॉज करना है और उसके बाद जो है ना ब्रेक ले लेना है 2-3 मिनट का, फिर आगे करना है। पहला सवाल आपके सामने, ऐसा क्वेश्चन मैं आप लोगों को ऑलरेडी करा चुका हूँ बट स्टिल थोड़ा सा मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप खुद कर लेंगे। कह रहा है सर 27 ड्रॉप जो है सेम साइज के, जिसका पोटेंशियल 220 वोल्ट है हर एक ड्रॉप का, वो कंबाइन होते हैं बड़ा ड्रॉप बनाते हैं, तो जो बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल क्या होगा? तो सर बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल क्या होगा? क्वेश्चन इज टोटली इन फ्रंट ऑफ यू, आपको बस इसका आंसर लिखना है। देखते हैं आप इसका क्या आंसर लिखते हैं। देखते हैं आप इसका क्या आंसर लिखते हैं बेटे। देखते हैं आप इसका क्या आंसर लिखते हैं बेटे। तो हम चलते हैं बच्चों आगे। तो हम लोग चलते हैं बेटे, इसको करते हैं। देखो, आपको कह रहा है सर 27 ड्रॉप्स मिलकर, 27 ड्रॉप्स मिलकर एक बड़ा ड्रॉप बना रहे हैं। तो वॉल्यूम हमारा स्मॉल ड्रॉप्स का बड़े वाले ड्रॉप के बराबर होता है। वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप, क्योंकि कभी भी जब ड्रॉप्स मिलकर एक बड़ा ड्रॉप बनाते हैं तो हम लोग हमेशा वॉल्यूम को जरूर इक्वेट करते हैं बेटे। हम लोग हमेशा वॉल्यूम को जरूर इक्वेट करते हैं। तो यहाँ पर 27 ड्रॉप्स का वॉल्यूम, यहाँ पर 27 ड्रॉप्स का वॉल्यूम, तो 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब जो होगा, एक वॉल्यूम उसका रेडियस आर होगा, बराबर बड़े वाले ड्रॉप के वॉल्यूम के बराबर होता है बेटे। तो ये कट जाएगा, मैं वैसे आपको शॉर्ट फॉर्म भी दे सकता हूँ बट स्टिल आप कर लो इसको। तो 3r बराबर कैपिटल आर हो जाएगा अगर अंडर क्यूब करते हैं तो। सही है ना? तो मेरे को कैपिटल आर मिल गया और जो स्मॉल वी है वो 220 वोल्ट है। तो अब मुझसे वो मांग रहा है वी बिग। तो वी बिग क्या होगा? के क्यू बाय आर होता है, यानी के, और 27 क्यू है तो 27 क्यू, और कैपिटल आर की जगह मैं 3r लिख सकता हूँ। 3 से 9 कटा, सो 9k क्यू बाय आर, और आई कैन से 9 इंटू 220, और आई कैन से दिस इज 1980 वोल्ट, और आई कैन से दिस इज 1980 वोल्ट, और आई कैन से दिस इज 1980 वोल्ट, और आई कैन से दिस इज 1980 वोल्ट बेटे। मेरे हिसाब से ये 1980 वोल्ट आपका आंसर है बच्चा। मेरे हिसाब से ये 1980 वोल्ट आपका आंसर है बेटे।
तो हम लोग चल सकते हैं आगे भी बच्चे, हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल सकते हैं बेटे, हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल सकते हैं बेटे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये रहा आपके सामने, नीट 2021 का सवाल है। दो चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर्स है, रेडियाई R1 और R2 के, और वो एक वायर से कनेक्टेड है। तो उनके सरफेस चार्ज डेंसिटीज का रेशियो क्या होगा, सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 का रेशियो क्या होगा। आई विल से कि एक बारी इसको भी आप लोग खुद से सॉल्व करें बेटे, फिर मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा ये। आई विल सजेस्ट एक बारी आप लोग खुद से इसको सॉल्व करें बेटे, फिर मैं आपको इसको सॉल्व कराता हूँ बेटे, फिर मैं आपको इसको सॉल्व कराता हूँ बच्चे। तो एक बारी आप लोग खुद से इसको प्लीज सॉल्व कर लीजिए बच्चे, फिर मैं आपको इसको सॉल्व करवाता हूँ। दो चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर्स है, रेडियाई R1 और R2, और ये एक वायर से कनेक्टेड है, और उनके सरफेस चार्ज डेंसिटीज का रेशियो क्या होगा, और उनके सरफेस चार्ज डेंसिटीज का रेशियो क्या होगा बेटे। बट ऑब्वियस सी बात है, अगर ये एक वायर से कनेक्टेड है बेटे, अगर ये एक वायर से कनेक्टेड है, तो वायर से जब कनेक्ट होते हैं दो चार्ज कंडक्टर्स, तो उनके बीच में चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। और वो जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कब तक होता है, वो तब तक होता है बेटे जब तक उनका पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। तो इसका मतलब बट ऑब्वियस सी बात है कि इनका पोटेंशियल बराबर है बेटे। तो के Q1 बाय R1 बराबर हो जाएगा बेटे के Q2 बाय R2 के। सर के से के कट जाएगा, तो Q1 बाय Q2 जो हो जाएगा वो R1 बाय R2 के बराबर हो जाएगा। मगर याद रखना, उसने हमसे Q1 Q2 नहीं मांगा है, उसने तो हमसे सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 मांगा है। जब वो सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 मांग रहा है, तो आप गौर से देखिएगा, सिग्मा 1 इज बेसिकली Q1 बाय 4 पाई R1 स्क्वायर, और सिग्मा 2 हो जाएगा इसका उल्ट रिवर्स हो जाएगा, मतलब इनवर्स रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर मैं गौर से देखता हूं तो सर 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, Q1 बाई Q2 इंटू R2 का स्क्वायर बाय R1 का स्क्वायर। अगर ध्यान से देखेंगे तो Q1 बाई Q2 कितना है बच्चा, तो Q1 बाई Q2 कितना है, R1 बाय R2, तो R1 बाय R2 इंटू बेटे R2 का स्क्वायर बाय R1 का स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो आपको मिलेगा फाइनली R2 बाय R1। तो मेरा फाइनल आंसर इज दैट सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 इज R2 बाय R1। तो मेरा फाइनल आंसर इज दैट सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 इज R2 बाय R1। तो मेरा फाइनल आंसर इज दैट सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 इज R2 बाय R1। तो मेरा फाइनल आंसर इज दैट सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 इज R2 बाय R1। सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 इज बेसिकली R2 बाय R1 बेटे। तो सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 क्या होगा बेटे, R2 बाय R1 होगा। सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 क्या होगा बच्चे, R2 बाय R1 होगा। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल बच्चा। क्या मेरी ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, क्या मेरी इस बात में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। तो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है सर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का रिलेशन बताना है, सेंटर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटेलिक थिन शेल ऑफ रेडियस r इज गिवन बाय। इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग अभी तक आपको बता चुके हैं। अक्सर बच्चे जो है ना वो इस वाले पे क्लिक कर देते हैं, ये बेटे आपका E वर्सेस R है। ये E वर्सेस R होता है कि अंदर आपकी फील्ड जीरो होती है, सरफेस पे मैक्सिमम होती है, और फिर उसके बाद E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर हो रही है। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का है, ठीक है ना। आपसे पोटेंशियल की बात पूछ रहा है। अब इस बात के लिए अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल है और बहुत तकलीफदायक बात है ये। अब इस बात के लिए अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर बहुत ज्यादा तकलीफदायक बात है ये। तो कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होगा और कैसे पता चलेगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो उस बात के लिए आपको बताता हूं बेटे। कॉन्सेप्ट क्लियरिंग की जब बात आ रही है तो वहां पर आपको ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए, वहां पर आपको ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए बेटे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अंदर जीरो होती है, बट पोटेंशियल जो होता है वो नॉट जीरो होता है। लेकिन जो उसके सरफेस पे होगा वही सेंटर से लेकर सरफेस तक होगा। तो पोटेंशियल जो होगा वो कांस्टेंट होगा बराबर v एट सरफेस के। समझ में आया कि नहीं आया। तो इसका मतलब सेंटर से लेकर सरफेस तक अगर आप जा रहे हैं तो आपका पोटेंशियल कांस्टेंट है, फिर तो उसके बाद आपको पता ही है v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, दैट v इज इक्वल्स टू सॉरी हाँ ठीक है ना, दैट v इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर। तो b वाला इज द करेक्ट आंसर बेटे, b वाला इज द करेक्ट आंसर बच्चे। और ये आपके सामने है। कभी भी अगर आपको ऐसा ग्राफ आए
पूछने को, तो आपको बस उस टाइम पे याद कर लेना है कि अरे सर ने मुझे ऐसा ग्राफ पढ़ाया था, सर ने मुझे बताया था कि ऐसे ग्राफ में क्या आंसर आएगा, तो ये रहा आपका आंसर। आई गेस यू विल बी डन विद दिस, आई गेस इन दैट केस यू विल बी डन विद दिस बेटे। मेरे हिसाब से ये आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप बताइए मुझे, तो आप बताइए मुझे समझ आया कि नहीं आया बेटे? तो आप बताइए मुझे समझ में आया कि नहीं आया बेटे? यस बच्चे पार्टी। तो वील मूव अहेड बच्चों, हम लोग अगले सवाल की तरफ चलेंगे बेटे, हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ चलेंगे बच्चों। और हमें हमारा अगला सवाल क्या बोलता है बेटे? हमें हमारा अगला सवाल क्या बोलता है कि सर एक सर्टेन रीजन में जिसका वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूब है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 5 वोल्ट है, तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बेटे? इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? अब ये सवाल सॉल्व करना है आपको, देखिए क्या इसका आंसर आ सकता है। In a certain region of space with volume itna, the electric potential is found to be 5 volt throughout. The magnitude of electric field in this region is, the magnitude of electric field in this region is bete, the magnitude of electric field in this region is बच्चे। तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटे? इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा मेरे बच्चे? इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटे? ये जवाब आपको देना है बच्चे, ये जवाब आपको बहुत अच्छे से देना है बेटे। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटे? इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटे? तो द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन इज व्हाट? द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन इज व्हाट? एंड इफ आई विल आंसर दिस, तो आप ध्यान से देखिएगा, गौर से करिएगा, इसका जवाब क्या आने वाला है बेटे? इसका जवाब क्या आने वाला है बच्चे? अगर वॉल्यूम आपका 0.2 मीटर क्यूब है, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर 5 वोल्ट है जो कि कांस्टेंट है, और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप गौर से देखिएगा E बराबर माइनस डी वी बाई डी आर होता है। एंड इफ V इज कांस्टेंट, तो D बाई डी आर ऑफ एनी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन शुड बी 0। इसी तरीके से तभी तो जब सेंटर की बात करते हैं तो यहां से लेकर पोटेंशियल आपका भले ही कांस्टेंट है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड जब पोटेंशियल कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, क्योंकि इसके ऊपर अगर उसने कोई असर्शन रीजन क्वेश्चन भी बना दिया तो आप कह सकते हैं कि हाँ वो सही बोल रहा है, अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट है ही इसलिए क्योंकि वहां पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0 है। क्योंकि वहां पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है बेटे? 0 है। क्योंकि वहां पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है बेटे? 0 है बच्चे। आई होप दिस इज वेरी क्लियर बेटे। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई आपको? क्या यहाँ तक की ये कहानी क्लियर है बेटे आपको? क्या इस बात में तो किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बच्चा? क्या इस बात में तो किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बेटे? सही है यार। तो वी विल मूव अहेड बच्चों, हम अगले सवाल की तरफ चलेंगे। और हमारा अगला सवाल हमसे क्या बोलता है कि एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसका डाइपोल मोमेंट ऑलरेडी गिवन है, तो जो जो गिवन है उसको लिख डालो आप। 16 इंटू 10 की पावर -9 कूलम, थोड़ा छोटा लिखा हुआ इसलिए आपको शायद नहीं समझ में आएगा। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.6 सेंटीमीटर फ्रॉम द आर, यानी आर दे रखा है 0.6 मीटर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मांग रहा है हमसे, ठीक है ना, सिचुएटेड ऑन अ लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द डाइपोल एक्सिस, यानी एंगल भी दे रखा है 60 डिग्री पर, एंगल भी दे रखा है 60 डिग्री पर। अब ऐसे के लिए आपको फटाफट इसका फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए, ऐसे के लिए आपको फटाफट इसका फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए। पॉज करिए, पहले दिमाग में सोचिए कि इसका फॉर्मूला क्या है। पॉज करिए, पहले ही दिमाग में सोचिए कि इसका फॉर्मूला क्या है। तो आप कह देंगे सर पोटेंशियल का फॉर्मूला तो होता है KP cos थीटा बाय KP cos थीटा बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बट क्या है कि वो ये बोल रहा है कि इसने डाइपोल लेंथ दिया ही नहीं है, तो सीधा सीधा मैं KP cos थीटा बाय आर स्क्वायर कर दूंगा, KP cos थीटा बाय आर स्क्वायर कर दूंगा, और वैल्यूज फटाफट पुट करेंगे तो K तो तुम्हारा ये आ गया, और P दे रखा है 16 इंटू 10 की पावर -9 आ जाएगा, cos थीटा मतलब cos 60 विच इज 1/2,
और आर स्क्वायर का मतलब है आर दे रखा है 0.6 इंटू 0.6, ये भी ठीक है यार। तो ध्यान से देखो, 2 से गया 8, पॉइंट से 2 जीरो ऊपर चले जाएंगे, +9 से -b चला गया। अब देखो 2 से गया 3, 2 से गया 400, 2 से गया 3, 2 से गया 200, 3 3 से 9 चला गया, आंसर आया 200, ठीक है ना, आंसर आया 200, ठीक है ना। तो 200 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर, और ऐसा मेरा ऑप्शन में आंसर भी है इसका। तो 200 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर, और ये ही आंसर मेरे ऑप्शन में भी गिवन है मेरे पास। तो आई गेस वी आर क्लियर टिल हेयर। मेरे हिसाब से यहां तक समझ आ गया आप लोगों को, मेरे हिसाब से यहां तक चीजें क्लियर हो गई बेटे। प्लीज बताइए बच्चा, प्लीज बताइए बेटे। ठीक है बेटे, क्या यहां तक समझ आ रहा है? क्या यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा है बेटे? क्या यहां तक सभी चीजें समझ में आ रही है बच्चों? तो अगर यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा है बेटे, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटे। अगर यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा है बच्चे, नाउ वी विल मूव अहेड बच्चे, नाउ वी विल मूव अहेड। आगे बढ़ते हैं। सर दो मेटल स्फेयर्स है, एक का रेडियस कैपिटल आर है और अगले वाले का रेडियस 2r है, और सेम सरफेस चार्ज डेंसिटीज है, कॉन्टैक्ट में लाए गए और फिर दूर कर दिए गए, तो नए सरफेस चार्ज डेंसिटीज क्या होंगे उनके ऊपर? तो नए सरफेस चार्ज डेंसिटीज क्या होंगे उनके ऊपर? अब इस क्वेश्चन के बारे में सोचना है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को सोचना है बेटे, इज अ गुड क्वेश्चन। फिर पहले आप थोड़ा सा सोचिए, फिर मैं आपको कराऊंगा। पहले आप लोग थोड़ा सा सोचिए, फिर मैं आप लोगों को कराऊंगा बेटे। पहले आप लोग थोड़ा सा सोचिए इस क्वेश्चन के बारे में, फिर मैं आप लोगों को कराता हूँ ये क्वेश्चन बेटे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन बेटे, देन आई विल टेल यू कि किस तरीके से आपको करना है, फिर मैं आपको आगे कराता हूँ बेटे। हाँ जी बच्चों। हाँ जी बच्चों, चलिए फिर करवा देते हैं आपको। दो मेटल स्फेयर है, एक का रेडियस कैपिटल आर है और अगले का रेडियस जो है, और अगले का जो रेडियस है वो आपका 2r है, और सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, कॉन्टैक्ट में लाए गए फिर दूर कर दिए गए, तो नए सरफेस चार्ज डेंसिटीज क्या होंगे उनके ऊपर? तो उनके ऊपर नए सरफेस चार्ज डेंसिटीज क्या होंगे बेटे? अगर ऐसा है तो आप ध्यान से देखना, अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल गौर से देखना बेटा, आप बिल्कुल गौर से देखना बच्चे, किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। सिग्मा क्या होता है? Q बाय ए होता है, तो चार्ज को हम सिग्मा इंटू ए लिख सकते हैं बेटे, ठीक है ना, चार्ज को हम सिग्मा इंटू ए लिख सकते हैं। इस वाले को पी बोल दिया और इस वाले को क्यू बोल दिया, तो पी वाले के ऊपर चार्ज क्या होगा? सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है ना, और क्यू वाले के ऊपर जो चार्ज होगा वो सिग्मा इंटू 4 पाई 2r का स्क्वायर, विच मीन्स, सॉरी ये क्यू वाला है, ये क्यू वाला है, तो चार्ज ऑन दिस क्यू वाला इज
16 सिग्मा इंटू 16 पाई आर स्क्वायर, सिग्मा इंटू 16 पाई आर स्क्वायर। जब मैं देखूंगा तो टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज मेरा 4 और 16, तो Q इंटू या 20 इंटू क्यू 4 पाई आर स्क्वायर, 20 इंटू पाई सिग्मा आर स्क्वायर। सही है ना, ये टोटल चार्ज है, यानी कि ये टोटल चार्ज ही कंजर्व रहता है। आया ना, समझ में आया कि नहीं आया? अब पोटेंशियल तो सेम रहेगा, जब मैं कनेक्ट में लेकर आऊंगा तो कॉन्टैक्ट में बेटे पोटेंशियल सेम रहेगा, Vp Vq का बराबर रहेगा। तो Q ऑन दिस P बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R इज Q ऑन दिस Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2R बेटे। ये कट जाएगा तो आपको मिलेगा, R से R कटेगा तो आपको मिलेगा QP अपॉन चार्ज ऑन दिस Q इज इक्वल्स टू 1/2। बात समझ में आ गई आपको? बात समझ में आ गई आपको? तो अब सेपरेशन के बाद इनके जो चार्जेस है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अगर ये एक हिस्सा है और ये दो हिस्से हैं तो इसका मतलब टोटल जो आपका होगा, तो नया जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, Q/3, और नया जो इस पे चार्ज होगा वो 2Q/3 हो जाएगा। समझ में आया ना? मतलब चार्ज जो है आपका QP जो है वो QQ के डबल के बराबर है, राइट। तो ये हमारा नया डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज हो गया इस तरीके से। तो अब आप सिग्मा ऑन P डैश और सिग्मा ऑन Q डैश निकाल लेंगे, वही है QP डैश बाय एरिया और QQ डैश बाय एरिया। तो आंसर देखेंगे तो आपका 5/6 सिग्मा आ जाएगा। आंसर देखेंगे तो आपका 5/6 सिग्मा आ जाएगा बेटे। तो मेरा जो फाइनल आंसर आने वाला है दैट शुड बी 5/6 सिग्मा आने वाला है। दैट शुड बी बेटे 5/6 सिग्मा आने वाला है बच्चे। दैट शुड बी 5/6 सिग्मा आने वाला है बेटे। ठीक है बेटे, गवर्नमेंट बच्चा पार्टी। तो यहां तक तो अपने को क्लियर हो गया बच्चा, यहां तक तो अपना फाइनल आंसर अपने को क्लियर हो चुका है। नाउ वील मूव अहेड, अगले सवाल पे चलेंगे बेटे। अब हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं बेटे। तो हमारा अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, हमारा अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, द डायग्राम बिलो शोज रीजन ऑफ इक्विपोटेंशियल्स, अ पॉजिटिव चार्ज इज मूव फ्रॉम ए टू बी इन ईच डायग्राम। तो क्या होगा, हर एक डायग्राम में ए से बी तक पॉजिटिव चार्ज को हम लेकर जा रहे हैं। मैक्सिमम वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव क्यू इन 3, इन ऑल द 4 केसेस द वर्क डन इज सेम। क्योंकि बेटे आपका इधर डेल्टा वी कितना है, 10 से 30, 10 से 40 30, 10 से 40 30, 10 से 40 30, 10 से 40 30, बिकॉज डेल्टा वी सेम है चारों केसेस में, डेल्टा वी सेम है इन ऑल 4 केसेस, देयरफॉर वर्क डन क्या होता है, चार्ज इनटू डेल्टा वी, तो वो सेम रहेगा सभी केसेस में। ठीक है ना? तो आप कह देंगे सर इन ऑल द 4 केसेस द वर्क डन इज द सेम। तो इन ऑल दी 4 केसेस द वर्क डन इज द सेम बेटे। क्योंकि ये सेम है तो इसलिए हम सीधा सीधा कह देंगे कि सभी केसेस में डेल्टा वी जो है, जो वर्क डन है मेरा वो सेम है। तो सभी केसेस में बेटे जो मेरा वर्क डन है वो सेम है बेटा। तो सभी केसेस में बेटे जो मेरा वर्क डन है वो क्या है, वो सेम है बेटे। जो मेरा वर्क डन है वो क्या है, वो सेम है बच्चे। क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर है? क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर है बेटे? क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर है बच्चों? बहुत सही है यार, बहुत सही है यार। तो यहाँ तक की कहानी अगर क्लियर है तो अब चलते हैं आगे बेटे। अब चलते हैं आगे बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है सर पोटेंशियल जो है, ध्यान से देखना, पोटेंशियल दे रखा है 6xy माइनस वाई प्लस 2yz, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा एट वर्ड पॉइंट्स 1 1 0। अब सोचो सोचो सोचो, फॉर्मूला आपके दिमाग में आता है E बराबर माइनस डीवी बाई डी आर, माइनस डीवी बाई डी आर। मगर यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं वो आप सोचिए, आप मुझे बताइए कि यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं। पढ़ते हैं आगे फिर, वो आप मुझे बताइए कि यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगा सकता है, सो दैट फिर हम आगे बढ़े उस तरीके से, सो दैट हम उसी तरीके से आगे बढ़े चीजों को लेकर, है ना बच्चे। सो दैट हम उसी तरीके से चीजों को लेकर बढ़े आगे। गॉट इट गाइस?
आप इसको करिए सॉल्व, मैं 1 मिनट में आया। आप इसको सॉल्व करिए, मैं 1 मिनट में आया बेटे। यू प्लीज सॉल्व दिस, आई विल बी बैक इन अ मिनट। आई विल बी बैक इन अ मिनट। यू प्लीज सॉल्व दिस, आई विल बी बैक इन अ मिनट। यस बच्चों, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि जैसे ही मैं आइस क्यूब डाल रहा हूँ ग्लास में, तो वैसे ही वो अगले 2-3 मिनट में पिघल जा रही है। इतना ज़्यादा मतलब गर्मी हो रही है कमरे में। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटे, आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा सर वी दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो आई विल से, ध्यान से देखना, आई विल से ध्यान से देखना, ई बराबर माइनस डी वी बाई डी आर बेटे। लेकिन यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, यहां पर लगना है ई बराबर माइनस डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाय डेल वाई जे कैप बेटे, माइनस डेल वी बाय डेल जेड के कैप, माइनस डेल वी बाय डेल जेड के कैप। मेरी बात समझ में आ रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी माइनस डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाय डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाय डेल जेड के कैप बेटे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी माइनस डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाय डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाय डेल जेड के कैप। आई होप दिस इज वेरी क्लियर बेटा। मेरे हिसाब से तो ये कहानी क्लियर है आप लोग को। तो वी विल मूव अहेड, हम चलते हैं आगे बेटे, हम चलते हैं आगे बच्चे, हम चलते हैं आगे बच्चों। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे दिया है, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे दिया है बेटे। तो मैं ध्यान से देख पा रहा हूं आपके लिए, मैं ध्यान से देख पा रहा हूं आपके लिए। तो आप सॉल्व करिए। अब ये पार्शियल डिफरेंशिएशन जो होता है ना, इसमें देखिए इसके रिस्पेक्ट में एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, वाई और जेड कांस्टेंट माने जाएंगे। तो 6 और वाई तो कांस्टेंट आ गए, तो यहां पर आ जाएगा -6 y i कैप। माइनस तो लगा ही हुआ है और ये भी माइनस है, तो प्लस हो जाएगा, प्लस y का 1 हो जाएगा तो प्लस j कैप हो जाएगा। फिर -2y बाहर आ जाएगा तो -2y k कैप आ जाएगा। सही है। अब क्योंकि मेरे पास पॉइंट्स है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा -6, y कितना है 1 है, -6 × 1 i कैप प्लस 1 k कैप, ठीक है ना। और -2 × y की जगह फिर से 1 k कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आने वाला है बेटे -6 i कैप प्लस j कैप -2 k कैप। तो देखो -6 i कैप, हमने कुछ तो गड़बड़ करी है यहाँ पर शायद से, है ना। पॉइंट्स क्या है 110 और 6xy का 6y आ जाएगा, ठीक है। माइनस डी बाई डी वाई ऑफ वाई ही आएगा, तो इधर माइनस जे कैप ही रहने वाला है। और माइनस डेल बाई डेल जेड का 2y ही रहने वाला है, ठीक है ना। तो -2 × 1 × के कैप ही रहने वाला है, बट ऑब्वियस बात। तो अगर मैं इसका माइनस भी बाहर ले लूंगा तो क्या रहने वाला है 6i कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। अगर मैं इसका माइनस भी बाहर ले लूंगा तो यही आंसर आने वाला है। तो ऐसा क्यों मेरा आंसर गलत क्यों आ रहा है। पोटेंशियल दे रखा है ई बराबर माइनस डेल वी बाई डेल आर होता है, सही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 6xy के लिए x का डिफरेंशिएशन 6y बाहर आ गया, सही है, -6y आई कैप। फिर उसके बाद माइनस ऑफ डेल बाई डेल वाई ऑफ वाई, ठीक है ना, ये भी ठीक है यार। तो हमारा आंसर ऐसा आ रहा है, तो फिर इसमें क्या गड़बड़ हो रही है देखिए जरा। ओके 6y तो समझ में आ गया, डेल बाई डेल वाई ऑफ वाई ही होना चाहिए। ये 6x-1 कहाँ से आ गया भाई, ये 6x-1 कहाँ से आ गया बेटे। और इधर का तो आपका वही आ रहा है +2 क्या पा रहा है, ये कैसे आ गया भाई। तो या तो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। 6xy तो ठीक है, या तो ये फिर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि या तो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, या तो ये सही नहीं लिखा, या सोल्यूशन सही नहीं लिखा। हमने जो करा है वी आर डन, हमने जो करा है हमने बिल्कुल सही करा है, हमारी कोई गलती नहीं है यहाँ पर, हम बिल्कुल सही है बेटे, हम बिल्कुल सही चल रहे हैं।
हमारी कोई गलती नहीं है यहाँ पर, वी आर टोटली फाइन विद दिस। हम कोई भी यहाँ पर अपने ऊपर गलती नहीं एक्सेप्ट करेंगे, हम बिल्कुल भी सही चल रहे हैं बेटे। तो हमारी तो कोई भी गलती नहीं है बच्चे, तो हमारी तो कोई भी गलती नहीं है बेटे, वी आर टोटली ओके, हम बिल्कुल सही चल रहे हैं बेटे, हम बिल्कुल सही चल रहे हैं बच्चे, ठीक है ना। सही है बच्चे पार्टी, चलते हैं आगे, चलते हैं बेटे आगे। तो आगे चलते हैं बच्चा। अगर आप गौर से देखेंगे तो अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर गिवन अ चार्ज क्यू, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज, अभी जस्ट हम कर चुके हैं कि पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट रहता है विच इज q बाई 4πε0r, और वहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहता है वो जीरो रहता है, वहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहता है बेटे वो जीरो रहता है बच्चे, वहीं पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है वो जीरो रहता है बेटे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं, पहले यहां तक करो आप लोग 1 मिनट के लिए, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यस बच्चों, ये क्वेश्चन तो हो गया हमारा। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटे, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला सवाल क्या है बेटे, हमारा अगला सवाल क्या है बच्चा? अच्छा देखो, जो पिछला क्वेश्चन था वो शायद से क्वेश्चन में हो सकता है कुछ गलती हो यार, ठीक है ना। हमारा तो सही था ना यार, हमने तो सही करा था। अब उसने अगर कुछ गलत गलत लिखा है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, है ना। खैर कह रहा है सर इन अ रीजन द पोटेंशियल रिप्रेजेंटेड, अब सेम क्वेश्चन है बेटे, बराबर माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप, माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप, एंड माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, माइनस डेल बाई डेल एक्स ऑफ, अब ये पूरा टर्म लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पर, माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz, सही है। अच्छा 6x भी है, 6x भी है, तो ये पूरा टर्म एक बार यहाँ पर लिखना पड़ेगा। सॉरी यार, मेरे पता नहीं क्या दिमाग में क्या आ रहा था उस समय पे। ये आ जाएगा आपका 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz प्लस 6yz, ठीक है ना बेटे, ठीक है ना बच्चे, ये हो गया। और फिर माइनस में डेल बाई डेल वाई ऑफ, अगेन ये वाला 6x माइनस 8xy, यहां पर आई कैप लिख लेंगे, माइनस 8y जे कैप माइनस 8y प्लस 6yz, फिर आ जाएगा जे कैप, फिर से माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz, और ये आ जाएगा के कैप। ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो, माइनस तो ठीक है, 6x का क्या आएगा 6i कैप, सही है ना। इस वाले का क्या आएगा माइनस माइनस प्लस 8i कैप, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है, प्लस 8y आई कैप, प्लस 8y आई कैप,
अब इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी सब कांस्टेंट है, खत्म हो गया, राइट। फिर ठीक है, देखो माइनस ये 0 है, ये तो 0 हो गया। इस वाले का क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 8x जे कैप, सही है। फिर प्लस 8 जे कैप सिर्फ, ठीक है ना। और इस वाले के लिए माइनस 6z जे कैप, सही है। ऐसा आ गया, बिल्कुल ठीक है यार। और फिर उसके बाद अल्टीमेटली माइनस ये 0, ये 0, ये 0, क्योंकि एक्स वाई सब कांस्टेंट है, माइनस 6y के कैप। अब आप पॉइंट्स लिखो जरा, माइनस 6 i कैप प्लस 8 i कैप, क्योंकि y भी 1 है, प्लस 8 j कैप प्लस 8 j कैप माइनस 6 j कैप माइनस 6 k कैप। So this is going to be 2i cap plus 8, 8, 16 minus 10, so 10j cap minus 6k cap. I hope this is the final. I hope electric field कितना आया है, 2i cap plus 10j cap minus 6k cap, 2i cap plus 10j cap minus 6k cap, सही है। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब मैं क्या करने वाला हूं, फाइनल जो फोर्स निकालूंगा, उसके लिए मुझे Q इंटू ई करना है बेटे, उसके लिए मुझे Q इंटू ई करना है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, चार्ज तो 2 है और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस 6 का स्क्वायर। तो दिस इज गोइंग टू बी 2 इंटू रूट ऑफ 4 प्लस 100 प्लस 6 6 36, और आई कैन से दिस लाइक 2 ऑफ रूट ऑफ 140। इसका 2 बाहर आ जाएगा, 2 इंटू 2, रूट के अंदर 35 रह जाएगा, 4 रूट 35 आ जाएगा आंसर, 4 रूट 35 आ जाएगा आंसर। समझ में आया। तो ये पिछले ही क्वेश्चन की जैसा ही था, बट अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको सोचना पड़ेगा इसमें किस तरीके से हम कर सकते हैं। आपने सोच लिया तो हम आगे बढ़ सकते हैं बेटा, फिर आपने सोच लिया तो हम आगे बढ़ सकते हैं बच्चे। फिर राइट बच्चों, राइट बच्चा पार्टी। तो आई गेस वी आर डन विद दिस, आई गेस वी आर डन विद दिस पार्ट बेटा। मेरे हिसाब से तो हम इस वाले पार्ट से डन हो चुके हैं बच्चा, मेरे हिसाब से हम इस वाले पार्ट के साथ डन हो चुके हैं बेटे, है ना, है ना बच्चा पार्टी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी आर 3 पॉइंट्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज व्हाट। तो अगर ये 3 पॉइंट्स है ए बी सी और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, ई बराबर माइनस डीवी बाई डी आर होता है बेटे, ई बराबर माइनस डीवी बाई डी आर होता है। सो आई विल से इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो वी ए जो होगा वो लेस देन वी सी होगा, लेस देन वी बी होगा। तो मैक्सिमम कहां पर होगा, बी पर होगा। along the electric field electric potential decreases, along the electric field electric potential decreases बेटे, along the electric field electric potential decreases मेरा बच्चा, along the electric field electric potential decreases। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड के along इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होता है, सही है ना, सही है ना बच्चा, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है सर। विल मूव अहेड। 4 point charges minus q, 2q and 2q are placed at one at each corner of the square. The relation between capital Q and small q, capital Q and small q, for which the potential at the center of the square is 0. ध्यान से देखना। 4 point charges है minus q, 2q and 2q, ठीक है ना। कैपिटल Q और स्मॉल q के बीच में क्या रिलेशन है, पोटेंशियल स्क्वायर के सेंटर पे 0 है। अगर ऐसा है तो बस लिखो माइनस के क्यू बाय आर, भाई इसको आर मानेंगे सबको, क्योंकि स्केलर है तो इसका माइनस लिखना पड़ेगा, माइनस के क्यू बाय आर प्लस 2 के क्यू बाय आर प्लस 2 के क्यू बाय आर इज इक्वल्स टू 0।
तो भाई माइनस प्लस के क्यू बाय आर, माइनस प्लस प्लस के क्यू बाय आर बराबर 0। तो के कैपिटल क्यू बाय आर इज माइनस के कैपिटल क्यू बाय आर। आर से आर कटा, कैसे के कटा, तो यहां से मुझे मिला कैपिटल क्यू इज माइनस क्यू, यहां से मुझे मिला सर कैपिटल क्यू इज माइनस क्यू, कैपिटल क्यू इज इक्वल्स टू माइनस क्यू। यहां से मुझे मिला बेटे कैपिटल क्यू इज इक्वल्स टू माइनस क्यू। क्या ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को? क्या यहां तक आप सभी बच्चों को समझ में आ गया बेटे? क्या यहां तक आप सभी बच्चों को समझ में आ गया बच्चे? नाउ वील मूव अहेड बच्चों। अब बारी आती है कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस की। अब बारी आती है कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। तो यार इसके लिए ना, इसके लिए एक अलग से लेक्चर आएगा, दैट कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस के एडवांस क्वेश्चन इन वन शॉट। ठीक है ना, इसके लिए एक अलग से लेक्चर लेकर आएंगे अच्छे तरीके से, ठीक है ना, बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ। तो यहां तक आपका मेरे हिसाब से अब क्लियर हो चुका होगा बेटा मामला। अब इसके बाद जो है फिर कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के क्वेश्चंस, फिर इलेक्ट्रिसिटी, इस तरीके से हम पूरी सीरीज को आगे लेकर चल रहे होंगे। आई होप सो ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी बेटे। मेरे हिसाब से आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, आपको मजे आए होंगे। प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो बेटे। ऑल द वेरी वेरी एंड वेरी बेस्ट बच्चों। बाय गाइस, बाय रनियस, जय हिंद बेटे।